12वीं क्लास में हिंदी साहित्य की वन शॉट क्लास हमारी चल रही थी। बोर्ड परीक्षा 2025 की हम तैयारी कर रहे थे और प्रतिदिन एक वीडियो आपके लिए चैनल पर अपलोड किया जा रहा है डेट शीट के अकॉर्डिंग। और उसी के अकॉर्डिंग आज हम अंतरा गद्य खंड की व्याख्या देखने वाले हैं। हमने काव्य खंड कविता खंड की व्याख्या पहले देख ली है। अंतरा में से 5 नंबर की गद्य की व्याख्या पूछी जाती है, 5 ही नंबर की कविता की व्याख्या पूछी जाती है। यहाँ इस वीडियो में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट व्याख्याओं के बारे में बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट व्याख्या कौन कौन सी है जो पिछले कई बोर्ड परीक्षाओं में पूछी गई है, और कुछ उदाहरणों की हम व्याख्या भी करेंगे और व्याख्या करने का जो आदर्श तरीका है वो आप सीख पाएंगे। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये डेट शीट है, प्रतिदिन शाम को 8 बजे एक वीडियो आपको मिल रहा है। और आज जो हमें 8 फरवरी 2025 को संपूर्ण गद्य खंड की व्याख्या देखने वाले इंपोर्टेंट व्याख्या कौन कौन सी है, जिसमें पाठ 1 से 8 तक है। ये गद्य खंड का इंडेक्स है जिसमें आपके 8 चैप्टर लगा रखे हैं। सबसे पहले तो आपको इन चैप्टर्स के नाम याद होने चाहिए और इनके लेखक कौन है और ये किसका अंश है, किस रचना का अंश है, ये याद होना चाहिए। पहला पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका एक संस्मरणात्मक निबंध लिखा रखा प्रेमगन की छाया स्मृति। इसमें से कौन कौन सी व्याख्या इंपोर्टेंट है। पहली व्याख्या देखिए, हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। जो शुक्ल की जो मंडली थी उसके बारे में ये यहाँ एक व्याख्या है, तो इसको आप अच्छी तरह देख लें। और आप ये ध्यान रखें कि अगर मान लो व्याख्या, क्योंकि व्याख्या तो 2 ही आनी है अथवा में, लेकिन अगर कोई व्याख्या नहीं भी आती है तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसमें से प्रश्न भी बनने की पूरी संभावना है। तो फायदा तो आपको कहीं ना कहीं हो गई होगा। आरबीएससी 2015 में ये व्याख्या पूछी गई है कि ज्यों ज्यों मैं सयाना होता गया, मैं कौन, शुक्ल जी यहाँ ज्यों ज्यों बड़े होते गए हिंदी के प्रति उनका झुकाव रुझान बढ़ता गया, ये यहाँ बताने की कोशिश की है। फिर एक और व्याख्या इसी पाठ की है, भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, ये अनुमान करने की बात है। जब पहली झांकी उन्होंने बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की देखी तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और ये आरबीएससी 2022 में पूछी गई व्याख्या है कि हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को शुक्ल की जो मित्र मंडली थी वो आदर सत्कार का भाव था, क्योंकि वो पुराने लेखक थे और रईसी प्रवृत्ति के थे। दूसरा पाठ है गुलेरी जी का, जिनके 3 लघु निबंध है, बालक बच गया, घड़ी की पुर्जे और डेले चुन लो। ये पहली व्याख्या बालक बच गया में, जब लेखक किसी पाठशाला के वार्षिकोत्सव में जाता है और देखता है कि बच्चे को प्रश्न रटवा दिए गए हैं, उसका बचपन, उसकी बाल प्रवृत्तियां मारी जा रही है, उसका यहाँ वर्णन है। फिर बालक ने जैसे ही लड्डू मांगा तो क्या क्या चेंजेज हुए उसके बारे में यहाँ बताया। आरबीएससी 2016 में ये पूछा गया है। आरबीएससी मॉडल पेपर 2022 में ये प्रश्न आया था कि धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य नहीं करे। बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% 2025 में ये पूछा जा सकता है। फिर इसी लघु निबंध का हिस्सा है गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं। तो फिर हमें धर्म के रहस्य जानने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाए। ढेले चुन लो, यहां से ये व्याख्या है कि किस तरह से एक लड़का वहां जाता था और ढेले अलग अलग जगह से वो चुन करके ले जाता था, और पत्नी चुनने से पहले वो ढेले चुनने की बात करता था। तो ये उस अंधविश्वास पर प्रहार किया गया है। ये देखिए, ये भी वही ढेले चुन लो, स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुंच जाता। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है संवदिया। बड़े भैया के मरने के बाद जैसे सब खेल खत्म हो गए, जो बड़ी हवेली थी उसकी क्या दुर्दशा हो गई बड़े भैया के मरने के बाद, वो यहाँ बताई है। और कितना कड़ा करूं दिल,
माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी। जब वो संवाद पहुंचाना चाह रही है हरगोविंद संवदिया के साथ बड़ी बहू, तो वो क्या क्या कहती है संवाद में, उसकी पंक्तियां यहाँ है। और ये तीसरा जो है इसी कहानी का हिस्सा है, हरगोविंद संवदिया। संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। या आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2017 में और मॉडल पेपर 2024 में ये प्रश्न आया था। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा कि बड़ू बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है। ये भी एक व्याख्या का अंश है। जब हरगोविंद उसके पियर चला जाता है लेकिन वो संवाद कह नहीं पाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया नहीं गया, ये भी इंपॉर्टेंट व्याख्या है। आरबीएससी 2014 में ये पूछी गई थी। और जब वो वापस आता है जलालगढ़ से, उस जंक्शन से जलालगढ़ जब आता है तो 20 कोस की दूरी वो पैदल तय करता है। तब वो बेहोशी छा जाती है। तब क्या स्थिति उसकी बनती है जिसका यहाँ वर्णन है। कटिहार जंक्शन से जलालगढ़ की दूरी 20 कोस। हरगोविंद होश में आया तो बड़ी बहू ने उसको जो है दूध उबाल करके उसमें कुछ चावल उसको दिए खाने के लिए, क्योंकि बेहोश हो गया था। आरबीएससी मॉडल पेपर 2025 इसी साल में दिया है। ये भीष्म साहनी से कोई व्याख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं बनती है। असगर बजाज की 4 लघु कथाएं, शेर, पहचान, 4 हाथ, साझा। इसमें देखिए पहली शेर में से कि मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल आए। ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह से शेर के मुंह में जानवर जा रहे थे। आरबीएससी 2014 में ये पूछा गया है। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है 2025 में। उसके बाद देखिए राजा ने हुक्म दिया, ये वाली व्याख्या इंपॉर्टेंट है। फिर हुक्म में क्या क्या हुआ, होठ सिलवा ले, बोलना बंद कर दे, ये वाली। और 4 हाथ जो लघु कथा, जो मजदूरों के शोषण की कथा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद निर्मल वर्मा, जहां कोई वापसी नहीं, धुंध से उठती धुन, यात्रा वृत्तांत का अंश है, जिसमें जब सिंगरौली गया था लेखक, ये वहां का अंश है कि जब विस्थापन की समस्या आने वाली है 2 महीने में, तब वहां के लोगों की स्थिति उन्होंने देखी। और जो लोग विस्थापित हो जाते हैं, कैसे उनका दर्द शहरों में होता है, दर दर की ठोकरें खाते हैं, मजदूरी करते हैं, उसका यहाँ वर्णन है। फिर देखिए यहाँ पर एक अंश और है, यह समूचा दृश्य इतना साफ और सजीव है, अपनी स्वच्छ मांसलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत के एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मिटिया मेट हो जाएगा। और ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि आरबीएससी 2016 मॉडल पेपर 2022 में पूछा गया और 2025 में इसको पूछने की 100% संभावना है। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, जिन्हें औद्योगिकीकरण के झंझावत ने अपनी घर जमीन से उखाड़ कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याख्या है। फिर सिंगरौली जो वैकुंठ और काले पानी की सजा है, उसके बारे में ये व्याख्या है, कैसे लोगों की नजर सिंगरौली पे गई। विकास का उजला पहलू, जो औद्योगिकरण स्थापित करके प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, विस्थापन की समस्या आ रही है, ये यहाँ बताने की कोशिश की है कि हम चाहते तो हम कोई दूसरा रास्ता अपना सकते थे जिससे प्रकृति को हम नुकसान नहीं पहुंचाते और विकास का मॉडल लागू कर लेते। और आज़ादी के बाद के भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमने दूसरे देशों की नकल की, नकल में अक्ल नहीं रखी। प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का संतुलन हम नष्ट होने से बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचा पाए। बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है ये भी। और एक बड़े पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है, सिंगरौली इसका ज्वलंत उदाहरण है। यह आरबीएससी 2024 में पूछी गई व्याख्या है। फिर देखिए पाठ 7 ममता कालिया का दूसरा देवदास कहानी है, सप्लीमेंट्री 2017 में पूछा गया ये प्रश्न, ये व्याख्या। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज देखता था, दफ्तर जाती भीड़, खरीद फरोख्त करती भीड़। और फिर एक और व्याख्या है, ये इतनी बड़ी बड़ी मनोकामना लेकर आए हुए हैं, 1-2 रुपए का मुंह थोड़ी देना। जो गंगा आरती है
उसका यहाँ वर्णन है। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात जो अभी अभी नाक धो करके आई है, तो पहली मुलाकात का यहाँ वर्णन है संभव और पारो की। मॉडल पेपर 2023 में ये प्रश्न पूछा था, लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी है, वही पहली मुलाकात का वर्णन। और ये एक और व्याख्या इसकी कि जब दोनों की मनोकामना पूरी हो गई, कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाते, दोनों के मन में बेचैनी थी, एक दूसरे से मिलने का भाव था और दोनों का मिलन हो गया। और 8वां पाठ अंतिम कुटज निबंध, ये आरबीएससी 2023 में पूछा गया था कि ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा हुआ नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। आरबीएससी 2017 में पूछा, मतलब 99% संभावना है कि इस कुटज निबंध से कोई व्याख्या आएगी, क्योंकि हर साल आती है। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में ये हरा भी है और भरा भी है, जो कुटज की विशेषता है वो बताइए। और ये देखिए आरबीएससी 2013 और पिछले वर्ष ये व्याख्या पूछी जा चुकी है, दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है, पूछ ली है ये। आरबीएससी मॉडल पेपर 2012 में ये व्याख्या है, जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे उसका अपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। आरपीएससी सप्लीमेंट्री 2013 में ये व्याख्या पूछी गई थी कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। और मॉडल पेपर 2024 में इस साल ये व्याख्या दे रखी है कि कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, ये वाली व्याख्या। और आरबीएससी मॉडल पेपर 2025 में, वो 24 में थी, ये 25 में है कि कुटज के सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है, फूलों की विशेषता यहाँ बताई गई। तो ये इंपॉर्टेंट व्याख्याएं हैं, आप इनको हल करें और इनसे प्रश्न भी बनेगा तो आपके गलत नहीं होगा। अब कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के लघु निबंध लगा रखे उसमें से बालक बच गया लघु निबंध की ये व्याख्या है। जो बालक से जब पूछा गया कि इनाम में कुछ मांगो, तब जो उसके चेहरे पर जो भाव बदले उसका यहाँ वर्णन है कि बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको कठिन शब्द लिखने चाहिए, अगर आप लिखते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कृत्रिम यानी बनावटी, विलक्षण यानी अनोखा, विस्मित यानी आश्चर्ययुक्त। जो कठिन शब्द आपको कन्फर्म आ रहे हैं वही लिखने हैं, गलत सलत नहीं लिखना है। फिर आपको प्रसंग और संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित, और जो पाठ का नाम है उसके नीचे अंडरलाइन करें, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। सुमिरन के मन के शीर्षक पाठ में संकलित लघु निबंध बालक बच गया, बालक बच गया से उद्धृत है। इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में 8 वर्ष के बालक की प्रतिभा का प्रदर्शन हो रहा था। उसे तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, वह उनके रटे रुटाए उत्तर देकर सबकी प्रशंसा प्राप्त कर रहा था। बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटते देख लेखक को बेचैनी हो रही थी। जब बच्चे ने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार इनाम में लड्डू मांगा, तब जाकर लेखक ने सुख की सांस भरी। व्याख्या क्या करेंगे कि वार्षिकोत्सव में एक बालक पूछे जा रहे प्रश्नों के रटे रुटाए उत्तर दे रहा था, जिससे सब प्रसन्न थे। एक वृद्ध महाशय ने जब बालक से मनचा इनाम मांगने को कहा तो बालक सोच में पड़ गया कि क्या मांगू। पिता और अध्यापक सोचने लगे कि संभवतः वह किसी किताब को इनाम में मांगेगा। बालक के मुख पर तरह तरह के भाव आ रहे थे, जा रहे थे। स्वाभाविक और बनावटी भावों का अंतर्द्वंद उसके हृदय में चल रहा था। अंत में कुछ खांसकर गला साफ करके बालक ने इनाम में क्या मांगा? लड्डू। यह सुनकर उसके पिता और अध्यापक निराश हो गए, किंतु लेखक गुलेरी जी प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि इस बालक ने लड्डू कहकर अपनी बाल वृत्ति को बचा लिया है। अभी तक ये पूरी तरह निर्जीव नहीं हुआ, अभी भी इसमें बच्चे के जो गुण है वो हैं। 8 वर्ष का बालक किसी खाने पीने की चीज के प्रति जो रुचि रखता है वह पढ़ने के प्रति या किताबों के प्रति नहीं रखता है, परंतु अभिभावकों और अध्यापकों ने उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाकर पढ़ाई का जो बोझ उसके ऊपर डाल दिया था, उससे उसका बाल स्वभाव दब गया था। पर लड्डू मांगकर उस बालक ने स्वयं को, अपने बालपन को जैसे बचा लिया है। उसके पिता एवं अन्य लोगों ने बालक की सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटने का पूरा प्रयास किया है, वह पर बालक ने अपनी इच्छा से लड्डू मांगकर जैसे अपने आप को बचा लिया। विशेष जरूर लिखेंगे, अगर विशेष नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे।
लेखक ये कहना चाहता है कि हमें बालकों पर शिक्षा का बोझ लादना नहीं चाहिए। मनुष्य के लिए शिक्षा है, नहीं कि शिक्षा के लिए मनुष्य। प्राय अभिभावक बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियां दबाकर उन्हें बाध्य करते हैं कि वे अधिक से अधिक पढ़े, न तो खेले, न स्वास्थ्य की चिंता करें और न अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करें। स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन करके उन पर अपनी इच्छा थोपना उचित नहीं है। जो आजकल ये आत्महत्या का जो चल रहा है मामला, ये इसके मूल में यही कारण है। बालक बच गया का तात्पर्य यह है कि बालक में मूल प्रवृत्तियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। लड्डू मांगकर बालक ने यह जता दिया कि उसकी रुचि खाने में है, किताबों में नहीं है। भाषा इसकी सहज सरल है, स्वाभाविक है, खड़ी बोली हिंदी है, मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया। ऐसे आप विशेष लिखेंगे। एक और उदाहरण देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कुटज का ये उदाहरण है कि ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, ये नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है, ये वाला। तो सबसे पहले आप चाहें तो यहाँ कठिन शब्द लिख दें, जो भी आपको आते हैं, 2, 3, 4 जितने भी आते हैं वो लिख दें और प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण हजारी प्रसाद द्विवेदी, अंडरलाइन कर लें कि निबंध कुटज से उद्धृत है। लेखक ने यहाँ कुटज की अपराजेय जीवनी शक्ति के बारे में बताया। ऐसा लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के कुटज पाठ से, कुटज निबंध से उद्धृत है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। व्याख्या करेंगे कि लेखक प्रस्तुत पंक्तियों में कुटज की शोभा की बात करते हैं। वह कहते हैं कि कुटज देखने में बहुत सुंदर होता है, इसकी शोभा इतनी प्यारी होती है कि उसकी बलाएं लेने का मन करता है। कुटज नाम और रूप दोनों में अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है। दुनिया में कितने ही ऐसे उदाहरण जो आए और चले गए, परंतु कुटज में जिजीविषा का भाव है। यदि वातावरण पर दृष्टि डाले तो चारों ओर भयंकर गर्मी पड़ रही है। ऐसा लगता है मानो यमराज सांस ले रहे हों। इतनी प्रचंड गर्मी होने के बाद भी यह झुलसाया नहीं है, इसमें हरियाली छाई हुई है। इसके साथ साथ ये फल फूल भी रहा है। यह पत्थरों चट्टानों के बीच में से भी अपनी जड़ों के लिए रास्ता बनाता है और उनमें विद्यमान ऐसे जल स्रोतों को खोज लाता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। लेखक ने पत्थरों की तुलना दुर्जन व्यक्तियों से की है, अतः वह कहता है कि कुटज अपने जीवन के लिए विकट परिस्थितियों से लड़ता भी है और सिर उठाकर खड़ा भी रहता है। विशेष जरूर लिखें, नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लेखक ने यहाँ कुटज की अपराजेय जीवनी शक्ति के बारे में बताया है। कुटज विषम परिस्थितियों में भी लहलाता है। लू के लिए दधकती विशेषण का सही प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और तत्सम शब्दों से युक्त है। शैली अलंकृत और व्यंग्यात्मक है। ठीक है, इस तरह से आपको जरूर तैयारी में मदद मिलेगी।